जब से दुनिया बनी है, कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क हमेशा से रहा है। कमज़ोर लोग जो हैं वो हमेशा से मुआशरे में दबाए और कुचले जाते रहे हैं। जिनके पास पैसे कम थे, जिस्मानी ताकत कम थी, और जिनके पास पैसे ज़्यादा रहे, जिस्मानी ताकत ज़्यादा रही, वो चाहे किसी भी मज़हब से थे, किसी भी मुआशरे से थे, उनके लिए सहूलतें पैदा होती रहीं और वो अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर लेते थे कि उनकी ज़िंदगी आसान हो। और कमज़ोर वीक पर्सनैलिटीज़ जो थी वो चाहे मज़हब का सहारा लेते, अपनी अक्सरियत का सहारा लेते, ग्रोहों में, टोलों में, बड़े बड़े में रहते, लेकिन फिर भी उन पे जुल्म व ज़्यादतियाँ होती रही। तो इसमें किसी मज़हब का या किसी इलाके का ताल्लुक़ नहीं, ये असल में कमज़ोर और ताकतवर की जंग है। क्योंकि ज़िंदा तो कमज़ोर भी रहना चाहता है और ताकतवर भी, और ताकतवर को कानून की कोई ज़रूरत नहीं होती, कानून की ज़रूरत होती है कमज़ोर को, इसी मकसद के लिए कि सब इंसान ज़िंदा रह सके, ताकतवर भी कमज़ोर भी। और ये कानून बनाया भी ताकतवरों ने। हालांकि ताकतवर बंदे को कानून की क्या ज़रूरत है, कानून वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसे पता है कि और भी ताकतवर पैदा हो रहे हैं, और मैं जब ज़ईफ़ हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं इतना ताकतवर रहूंगा नहीं। तो तब जो है वो रूल्स ही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे महफूज बनाएंगे, मेरी जान को, मेरी ज़िंदगी को। तो इससे फिर गरीबों का भी फ़ायदा हो गया कि सब इंसान बराबर हैं, सबके साथ जो है वो इंसाफ किया जाएगा। भले ये बातें ही हैं, ऐसा होता बहुत चंद कंट्रीज़ हैं, रियासतें हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं, वरना हम आज भी गरीब और अमीर में ताकत का तवाज़न रियासती लेवल पे देखते हैं। गरीब और कमज़ोर लोगों के पास कोई और आसरा नहीं होता था, तो इसीलिए फिर वो ज़्यादातर मज़हब के पीछे अपने अक्सरियत बना लेते, और बड़ा सा जब हज़ारों का मजमा हो गया तो फिर एक नज़रिया पकड़ लिया कि ये हमारी सोच है, जो इसके मुताबिक नहीं चलता, हम उसको नहीं मानते। तो फिर जब बड़ा टोला बन गया तो फिर ताकतवर लोग भी उसमें से फिर पैदा हो ही जाते हैं। जब किसी एक बंदे के पीछे 2000-3000 बंदे की सपोर्ट हो जाए तो एक तो उसमें फिर लीड का बंदा हो ही जाता है, तो उसके देखा देखी दूसरे भी उस ग्रोह में शामिल हो जाएं। हालांकि वो एक वीक आइडियालॉजी पे ग्रोह बना हो सकता है, जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया ताकि वो भी सरवाइव कर सके ताकतवरों के मौजूदगी में। तो कोई भी इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पे ताकतवर या गरीब कमज़ोर नहीं होता। दो बातें हैं, या तो वो किसी अमीर घर में पैदा हो जाएगा तो फिर उसको पैदाइश से लेके ही ताकत मिल गई, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गई। अब जब खुराक अच्छी होगी तो घर अच्छा होगा, तो फिर सेहत भी अच्छी होगी और इस तरह वो ताकत डेवलप करेगा। दूसरा ये है कि अगर वो कमज़ोर घर में पैदा हो गया, गरीब घर में पैदा हो गया, उतनी खुराक नहीं अच्छी मिलेगी, उस मुआशरे में उसका असर और रसूख भी इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो गरीब होगा, सेहत भी उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, तालीम कोई इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई गरीब जो है वो भी हायर लेवल तक पहुंच सके। लेकिन तारीख गवाह है कि कई जो है वो वीक तरीन घरों के बच्चे जो हैं वो अपने दम पे ताकतवर बने हैं, और उसके बाद जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने फिर शुरुआत से ही ताकत देखी तो वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन जो बंदा शुरुआत करता है, असल में असल गेम उसकी होती है, जिसने एक झोंपड़ी से एक डबल स्टोरी घर बना दिया, उसके बाद तो उसने लग्जरी देना शुरू कर दी, उसके बाद जो उसकी अगली फैमिली आएगी उसको विरासत में ये सब मिलेगा, तो वो पहले ही एक ताकतवर पोजीशन में है, तो उसका कारोबार आगे वो चलाएंगे। लेकिन जो बंदा शुरू में ये सब करता है उसके लिए मसाइल होते हैं। लेकिन ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि ताकतवर और कमज़ोर के फ़र्क की, तो आज दोस्तों कमज़ोर और ताकतवर को बराबर रखने के लिए रियासतें बनाई गई हैं, ममालक बनाए गए हैं, ताकि सबको बराबर के हकूक़ मिल सकें, आसानियाँ मिल सकें, और जो ताकतवर है वो किसी गरीब पे जुल्म ना कर सके, और गरीब खुद को कमतर ना समझे कि मैं ताकतवर नहीं। रियासती ताकत सबके साथ होगी और सबको बराबर की नज़र से देखा जाएगा।
जमहूरियत तो यही डिमांड करती है। बाकी किसी मुल्क की जमहूरियत कितनी पावरफुल है, कितनी ताकतवर है, जो इसको इम्प्लीमेंट करवा पाती है, उसका पैमाना जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो जैसे ज़ाती तौर पे एक कमज़ोर इंसान और दूसरा ताकतवर इंसान में फ़र्क होता था, अब भी है, ऐसे ही छोटी रियासतें और बड़ी रियासतें भी हैं। और बड़े लेवल पे बड़ी रियासतें छोटी रियासतों को कैसे कंट्रोल करती हैं और क्यों कंट्रोल करती हैं, हम आज की वीडियो में यही जानेंगे। देखें, ताकतवर रियासतें हमेशा से ही कमज़ोर रियासतों को दबाती रही हैं। सबसे पहले अगर जगराफियाई इलाका देखें, किसी इलाके के लोगों ने बहुत ज़्यादा असर और सूख और ताकत पैदा कर ली, मिलिट्री तौर पे बहुत मजबूत हो गए, उनके पास इलाका थोड़ा है, साथ में मुल्क है, सीधे साधे लोग हैं, कोई मिलिट्री पावर बहुत बड़ी नहीं है, उनके पास रकबा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, लेकिन फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं है, इनके पास रकबा कम है, फ़ौज ज़्यादा है, तो क्या लगता है क्या बनेगा? फिर वही होगा कि वो फौज लेके आएंगे, इनसे सारा कुछ छीनेंगे, इनके इलाकों पे कब्जा होगा। तो इस तरह ताकतवर रियासतें जो हैं अपने मफाद के लिए छोटी रियासतों पे दबाव डालती हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए अपने मतलूबा नताइज कमज़ोर ममालकों से हासिल करते रहते हैं। और जो ममालक इनका साथ नहीं देते ऐसा करने में, जहाँ की हुकूमतें डट जाती हैं कि इस चीज़ में हमारे मुल्क का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अवाम को नुकसान हो रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो फिर प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए अवाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत डालें, फ़ौज को जो है वो फंडिंग करें ताकि फ़ौज जो है वो अपोजिशन का साथ दे, अपोजिशन को फंड करें और वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर फ़ौज पैसा ले लेती है और सख्ती से रजीम चेंज की जाती है तब भी वो एक्सेप्टेबल है। और अगर वो सियासी तौर पर रजीम चेंज करते हैं प्रोपेगेंडा के ज़रिए कि ये देखें इनकी ये करप्शन आ गई, ये इन्होंने ये गलत काम किए, ये अच्छा हो सकता था, लेकिन इस हुकूमत ने ये सब अच्छा नहीं किया, ये हुकूमत अवाम के हक़ में नहीं है, ऐसे प्रोपेगेंडाज जब फैलाए जाते हैं किसी छोटे मुल्क में, तो फिर बहुत चांस होते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और ये ताकतवर ममालक ऐसा रजीम चेंज करवाते ही क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएं? फ़र्ज़ करें कि कहीं किसी मुल्क में तेल निकल आया है, कहीं पता चला है कि इसके नीचे जो है वो गोल्ड है ज़मीन के नीचे, या तांबा, पित्तल, ऐसे कुछ कीमती चीज़ें हैं, तो वहाँ पे फिर वो आएंगे अपनी कंपनियां लेके। और जैसे ईरान में आए थे, यहाँ 1979 से पहले ईरान से जो है वो ब्रिटेन की कंपनियां तेल निकाल रही थी और ईरान को सिर्फ 16% दे रही थी। तो ऐसे ही मुआहदे करते हैं। और जो गैरतमंद लीडर्स होते हैं वो अपनी अवामी मफाद को पहले रखते हैं। और गैरतमंद लीडर्स को दोस्तों याद रखें कि कभी भी ताकतवर रियासतें उनकी इमेज हमेशा गंदी करके रखती हैं उनके अपने मुल्क में। जो लीडर्स अपने मुल्क के हक़ में फ़ैसले करें, अपनी अवाम के हक़ में फ़ैसले करें, अवामी फ़ैसले करें, तो वो गैर मुल्की ताकतों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो उसके ख़िलाफ़ फिर नफ़रत फैलाएंगे। और फिर इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने कैसे कब्ज़ा करना है, कुछ ममालक में वो ऐसे रूल करते हैं कि सबसे पहले किसी मुल्क को सख्ती से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी हालत में पूरी कौम ही ज़हनी जो है वो ग़ुलाम बन जाती है। वो क्या तरीका है? वो ये है कि किसी मुल्क के पूरे फ़ौज के स्ट्रक्चर ऐसे बना दो कि एक जो आर्मी चीफ है वही पूरी फ़ौज का मेन होगा और उसके आर्डर को 100% मानना ही होगा, वरना वो फिर जिसको चाहे ड्यूटी से निकाल सकता है, सज़ा दे सकता है। तो अब वो पूरी मुल्क के फ़ौज का टोटली कंट्रोल्ड एक बंदे के पास आ गया और उस एक बंदे को वो इतनी सारी सहूलतें और आसानियाँ दे देते हैं। और वो बंदा अपनी मर्ज़ी से अगर वो लगवा ले फ़ौज में
तो अब फौज का कंट्रोल इनके पास आ गया। तो फौज अब चूंकि पूरे मुल्क में फौज के सामने सियासी लोगों के पास कोई गन्ने नहीं होती, कोई टैंक नहीं होते, कोई एटमी वेपन्स नहीं होते, तो वो तो सिर्फ अल्फाज से मुंह से बात ही करते हैं। तो फौज जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मार्शल लॉ लगा के आ जाए, या इनडायरेक्टली सियासत में ऐसे लोगों को लेके आए जो बिल्कुल कठपुतली हो, बुत से ज्यादा इनकी कोई वैल्यू ना हो, सिर्फ शक्ल नजर आ रही हो, जिनका अपना कोई फैसला, कोई सोच समझ नजरिया ना हो, बिल्कुल कठपुतली लोगों को फौज ले आए। वोट अवाम जिसको मर्जी दे, वोट से फर्क ही नहीं पड़ता। असेंबली में किस बंदे को अक्सरियत दिलानी है, उसके हक में पहले नंबर पे एमपी एमएनए बिक जाएंगे। अगर कोई एमपी एमएनए नहीं बिकता, ठीक है, तो उसकी सीट जो है वो डिस्ट्रॉय करके जो हारा था उसको विन करा दे, और इस तरह जोड़ तोड़ करके उसी को बनाएंगे जो बिल्कुल 100% कंप्रोमाइज्ड होगा। तो वो मुल्क का सदर बन गया, वज़ीर आज़म बन गया। बड़े बड़े ओहदों पे, एलीट तबकों पे वो लोग जा बैठे जो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, कठपुतली थे, लेकिन उन्हें अपना ज़ाती इंटरेस्ट था। फौज की तो मजबूरी थी कि वो एक बंदे की बात मान। अब महकमा तो आज़ाद हो गया इस मसले से कि उन्होंने अपने चीफ की बात मान ली, और चीफ जाके वहां बिक गया ताकतवर मुल्कों के आगे। तो इनडायरेक्टली वो ताकतवर मुल्क ने फिर रूल किया कैसे? उसने फौज को कहा कि तुम यहां से तेल नहीं लोगे, तुम यहां से तेल लोगे। तो फौज को नजर आ रहा है कि यहां से 15 रुपए लीटर मिल रहा है, यहां से 200 रुपए लीटर मिल रहा है। तो अमेरिका की तरफ से हुक्म ये है कि 200 रुपए लीटर वाला पेट्रोल खरीदना है, तो फिर हम 200 वाला ही लेंगे। अवामी फैसला लेते, हुकूमत में जो वज़ीर आज़म बैठा है, आर्मी चीफ की कोई वैल्यू नहीं होती वज़ीर आज़म के आगे, वो तो वज़ीर दिफा के भी अंडर आता है। लेकिन जब आर्मी चीफ ने खुद ही वज़ीर आज़म लगवाया हो, उसको बंदे पूरे करके दिए हो, तो तब फिर वज़ीर आज़म की कोई औकात नहीं होती। तो अब ये फैसला बिल्कुल जो है वो गैर अवामी है। अवामी हक में ये था कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते और अवाम को सस्ता तेल देते। अवाम सस्ता तेल खरीदती, चीजें सस्ती होती, लोगों की जिंदगियां आसान होती, मुल्क में तरक्की होती, मुल्क तरक्की करता। लेकिन इसमें अमेरिका का कोई फायदा नहीं। अब अगर वहां से 200 रुपए लीटर खरीदते हैं तो इसमें उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। जो वो 15 रुपए वाला छोड़ के हमें 200 का वो ऑर्डर दे रहा है पहले नंबर पे, उसकी इतनी जरूरत क्यों हुई कि वो यहाँ पे अपने ऑर्डर डाल सके। लेकिन चूंकि ताकतवर रियासतें पूरी कोशिश करती हैं कि वो मुल्क पे ऐसा दबाव बनाए कि वो उसकी बात माने, पहले बंदों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, हुकूमत कंट्रोल हो जाए, आर्मी कंट्रोल हो जाए, अदलिया कंट्रोल हो जाए, उनके मुताबिक फैसले दे जो वो चाहें, या फिर एक ही बंदे को इतनी ताकत दे दी जाए कि बाकी सारे अदारों को वो चलने ही ना दे, उसकी ताकत के आगे बाकी सारे अदारे जो हैं वो बेबस हो जाए। तो फौज कंट्रोल करती है सियासत को, और सियासतदान जो हैं वो कंट्रोल करते हैं मुल्क को, और मुल्क फिर कंट्रोल करते हैं पुलिस के जरिए। और पुलिस भी फिर यहाँ नहीं रुकती, वो भी फिर जाती इंटरेस्ट में ज़्यादातर जो है वो जब उनको गलत कामों में इस्तेमाल करेगी हुकूमत, तो फिर वो अपने भी ज़ाती इंटरेस्ट में लोगों के साथ जो है वो मिसबिहेव करेंगे, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते, उनके साथ कभी गाली गलौज, कभी थप्पड़, इस तरह के भी मुनाजर आते रहते हैं। हालांकि एक शहरी से तनख्वाह लेने वाली जो है पुलिस, फौज, ये एक आम शहरी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? लेकिन जब पूरा सिस्टम ही कहीं और से कंट्रोल हो रहा हो कि अमेरिका ऑर्डर देगा आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ऑर्डर देगा सियासतदानों को, और सियासतदान जो हैं वो ऑर्डर देंगे पुलिस को, और वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और अवाम को इससे नुकसान भी हो रहा हो, तो इस एलीट तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके इंटरेस्ट बाहर होते हैं। जैसे ही ये सब लोग, जितने सियासतदान हैं और जितने सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं, ये सारे फिर रिटायर होने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि ताकतवर ममालिक जो हैं वो
कमज़ोर मुल्कों में अपनी मर्जी से इस तरह हुकूमत करते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जैसा अब ईरान में किया जा रहा है कि वो वहाँ के लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं ख़रीदे जाते फिर वो अपोजिशन पे अखराजात लगाते हैं कि ये जो है ये रूल यहाँ पे करेगी, और उनको वहाँ प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए उनकी इमेज ख़राब कर दी जाती है मुल्क में। जैसे कि आयतुल्लाह खामिनाई की भी की गई कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग अपने हुक्मरान से खुश नहीं है, हम इनको आज़ादी दिलाने आएंगे, और इस तरह की बातें की जाती हैं। और प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए जितना जिस हद तक हो सके हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, अवाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर नफ़रत भरते हैं, क्योंकि उसके आर्मी चीफ ने ना कह दिया, उसके सदर ने ना कह दिया, उसके वज़ीर आज़म ने ना कह दिया ताकतवर मुल्कों को। तो अब उन्होंने उस कमज़ोर मुल्क से फ़ायदा तो उठाना है। तो अब क्या रास्ता है ताकतवर मुल्क के पास, कैसे वो इस मुल्क को कंट्रोल करेगा? अब उसके पास जो रास्ता बचता है वो यही है कि कुछ भी करके मुल्क में रजीम चेंज करवा दे, हुकूमत तब्दील करवा दे और अपनी मर्जी की हुकूमत बना दे। ओवरऑल जब वो पूरी कोशिश कर लेता है और बेबस साबित होता है तो फिर दो बातें होती हैं। अगर तो वो मुल्क इतना पावरफुल है कि उससे जंग करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ने वाले हैं, जंग तो कर लेंगे लेकिन जो उसके नताइज हैं वो बड़े सख्त होंगे, तो वो फिर उसको चलने देते हैं जैसा वो चल रहा है कि इस पे हम चाहते तो थे कि कंट्रोल बना लें, लेकिन ये अब इतना ताकतवर है कि हम इस पे कंट्रोल नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर वो कमज़ोर था तो फिर उस पे जंग मुसल्लत होगी। अब जैसे कि अमेरिका को ईरान ने तस्लीम अब नहीं किया कि हम तुम्हारी मर्जी की हुकूमत यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अब अमेरिका फिर डायरेक्टली जंग के लिए उतर आया। कोशिश वो चाइना में भी करता है, कोशिश वो रशिया में भी करता है, लेकिन चूंकि वो ताकतवर ममालिक हैं, वहाँ पे जब वो नाकाम होता है, वहाँ की रजीम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाता, तो वहाँ जंग नहीं छेड़ता। अब यहाँ ईरान में पेट्रोल था, तेल निकल आया है जो कि अमेरिका चाहता है कि ये हम ले जाएं, तो अपनी मर्जी के डील्स कर लेता। अगर यहाँ पर रजीम चेंज हो जाती, क्या ज़रूरत थी अमेरिका को जंग करने की? अपनी मर्जी के बंदे बैठाता, 10-15% इनको देता और बाकी 80-85% लेके खुद निकल जाता, और अवाम जो है वो ज़िल्लत भुगतती रहती कि हमें महंगाई आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं और हमारा तेल फ्री में जा रहा है। तो जो भी बंदा बोलता उसको पकड़ के जेल में डाल देते, उसको मार देते, कत्ल कर देते, थप्पड़ वप्पड़ मारते, खुद ही चुप कर जाते। और कंप्रोमाइज्ड हुक्मरान जब हो जाएं फिर मुल्क तरक्की नहीं किया करते। तो जंग जो है ये आखिरी हल होता है ताकतवर ममालिक के पास कि वो कमज़ोर ममालिक को दबा के रखें, बिल्कुल आखिरी। इससे पहले वो मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैला देते हैं, मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, मुल्क में कई तरह के मसाइल, उसके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मुल्क में, अपोजिशन को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया और जो मसल्ह गिरोह हैं उनको पैसा दे दिया, और मुल्क में जो है तशद्दुद फैलाए रखा, कभी कहीं पे हमला, कभी कहीं पे हमला, और फ़ौज जो है वो इनको ढूंढती फिरे, लड़ती फिरे, किसी न किसी बॉर्डर पे झड़पें छेड़ दी, और मुल्क में इंस्टेबिलिटी बनी ही रहे। और जब मुल्क वीक हो जाए तो अपनी मर्जी से कंप्रोमाइज्ड हुक्मरान कठपुतली बैठा के अपने मफादात ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यही मकसद था कि मैं आप लोगों के सामने ये बात रखूं कि कैसे ताकतवर ममालिक कमज़ोर ममालिक को दबाते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़ लगाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या चंद बंदों को वो ताकत दिलाते हैं, फिर वो बंदे मुल्क को कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से मफादात लेके जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी मर्ज़ी के बंदे किसी मुल्क में नहीं लगवा पाते तो फिर अगर वो मुल्क ताकतवर है तो फिर वो मुल्क आज़ादी से रहेगा, लेकिन अगर वो मुल्क कमज़ोर है तो फिर उसको इसके सख्त नताइज भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि ईरान आज भुगत ही रहा है।
तो ये दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं है कि ताकतवर रियासतें जो हैं वो कमज़ोर रियासतों पे दबाव डालती हैं। ऐसी सूरत में जो कमज़ोर और वीक रियासतें हैं, पहले नंबर पे तो वो तस्लीम करें और उसके बाद अपने जैसी और भी रियासतें, फ़र्ज़ करें कि 10 जो है वो नॉर्मल रियासतें हैं, वो आपस में ऐसा अलायंस बनाती हैं कि अगर किसी एक पर भी कोई हमला हुआ तो हम 10 के 10 मिल के जवाब देंगे। ऐसी सूरत में ताकतवर रियासतें भी उनसे टकराने से पहले एक बार सोचती ज़रूर